जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं जितने भी एमसीक्यू सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पर 5 बजे आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। मैंने कुछ लेक्चर्स आगे जो फेस्टिवल जो टाइम आ रहा है, मैंने वो लेक्चर्स आपके ऑलरेडी शेड्यूल कर दिए हैं, ताकि आपको वो लेक्चर्स टाइम टू टाइम रोज शाम को 5 बजे मिलते जाएं। ठीक है जी। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन हो, हमारी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपको वो टाइमली मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, प्रमोट करिए, बेनिफिट लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वन आज से। 86 जो एमसीक्यू नंबर है, अब उसमें क्या आ जाएगा? पॉइंट आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्योरली फाइनेंशियल इनकम। इनमें से कौन सी प्योरली फिनेंशियल इनकम नहीं है? तो कौन सी इनमें से प्योरली फिनेंशियल इनकम नहीं है? अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो ये डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो है, ये प्योरली फिनेंशियल इनकम नहीं है। नेक्स्ट वन, द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू। कॉस्ट किसे रेफर की जाती है? किसके लिए वो रेफर की जाती है? वो an asset that has been given benefit and is now expired, the value of the sacrifice made to acquire good or services, present value of future benefits। तो जब भी हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉस्ट क्या होगा? हम बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू है जो हम पे कर रहे हैं। किसके लिए पे कर रहे हैं? हमने पे किया जो फ्यूचर बेनिफिट्स बेटा हमको मिलेंगे, जो फ्यूचर बेनिफिट्स हम फ्यूचर में अवेल करेंगे। तो उसके लिए जो हम पेमेंट आज कर रहे हैं, दैट इज अ कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट। आपने फ्रिज लिया, आपने रेफ्रिजरेटर लिया, जिसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलेगा। तो आज आपने उस एसी या रेफ्रिजरेटर के लिए इफ यू हैव पेड 40,000 30,000 मनी, वो किसके लिए? कि आउट ऑफ दैट जो आपने चीज खरीदी है उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता जाए। अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन बैचेस को सब्सक्राइब करते हैं, उनको अवेल करते हैं, बेनिफिट क्या होगा? आपको फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स मिलते जाएंगे। आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। 1-to-1 फेस टू फेस क्लासेस होंगी। तो वो क्या आ गया? दैट इज अ कॉस्ट। और कॉस्ट का बेनिफिट क्या होगा? आज आपने जो उसके लिए पैसा पे किया और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में जो हो सकता है जॉब के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट वन, 88 क्वेश्चन, व्हेन देयर इज लॉस ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया, जो एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंट्स का। तो अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें अगर हमें कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कितना किया जाता है, इससे रिलेटेड क्या होगा? तो जितना भी लॉस होगा, जितना भी, अगर प्रॉफिट है तो बेटा हम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट को, सभी प्रॉफिट को हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर नहीं करते जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम टोटल जो हमने अभी तक नोशनल प्रॉफिट कमाया होगा, उसमें से कुछ प्रॉफिट को ही आगे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। वेयर एज अगर लॉस होगा, वेयर एज अगर लॉस होता है किसमें? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो पूरे के पूरे लॉस को हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, पूरे के पूरे लॉस को। और अगर प्रॉफिट होगा तो नोशनल प्रॉफिट कहलाता है, और उसमें से कुछ हिस्सा 1/3 2/3 ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। 89 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कंसेप्ट वाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमने कम वैल्यू कर दिया कॉस्ट अकाउंट्स पर, तो उससे प्रॉफिट पर क्या अंतर, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जो कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉस्टिंग ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 90। रिकंसिलेशन इज डन, यूजुअली डन बिटवीन। रिकंसिलेशन क्या होगा? कॉस्ट शीट जिन बच्चों ने पढ़ा है या जिनको भी कुछ आइडिया होगा, तो जब हम कॉस्ट अकाउंट्स बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में क्या होगा? कॉस्ट शीट में हम सभी आइटम्स, हम सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड आइटम्स लेते हैं। देयर सर्टेन आइटम्स विच आर ऑफ फिनेंशियल नेचर, जो फिनेंशियल नेचर के आइटम्स है, दे आर नॉट टेकन, दे आर नॉट शोन इन द कॉस्ट शीट, वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता। और जो कॉस्ट शीट में हम जो एक्सपेंसेस लेते हैं, ओवरहेड्स लेते हैं, वो हमारे एस्टिमेटेड होते हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल वन, वो एक्चुअल नहीं है, वो एस्टिमेटेड है। हमने अंदाजा एस्टिमेट किया कि ये हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। अभी पिछले मैंने वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि हम जो एडम ओवरहेड्स हम वर्क कॉस्ट पर बेस लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर पिछले साल या हम पहले यूजुअली जब हम काम करते हैं तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्क्स का या हमारे एडम ओवरहेड्स जो हैं वो वर्क कॉस्ट के 20% है, जो हमने पिछले अभी तक काम किए। जो हमारे एडम ऑफिस ओवरहेड्स हैं वो वर्क कॉस्ट का अगर 20% है, हम ये अज्यूम करेंगे इस साल भी वो 20% होगा। और जो वो एस्टिमेटेड है वो एक्चुअल नहीं है। और जब हम एक्चुअल काम करेंगे तो मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि जो हमारे जो कॉस्ट शीट के जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स होंगे और एक्चुअल में जो होंगे वो बिल्कुल डिफर होंगे, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी अलग अलग होगा। थोड़ा बहुत अंतर, ये नहीं कि हमने सोचा कि 1 लाख लगेगा, एस्टिमेट किया, और जब एक्चुअल खर्चा आया वो 20,000 लगा, या एक्चुअल खर्चा 2 लाख आ गया, तो वेरिएशन होगी, बट थोड़ी सी वेरिएशन होगी। फिनेंशियल अकाउंट्स में हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कॉस्ट ऑफ योर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। बट कॉस्ट शीट में जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं फिनिश गुड्स का, तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेसिस पर करते हैं। तो देयर कैन बी देयर कैन बी सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड देयर कैन बी सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द फिनेंशियल। इन दोनों के बीच में प्रॉफिट में कुछ अंतर आ सकता है। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इसको रिकंसाइल करने के लिए इट इज डन बिटवीन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फिनेंशियल प्रॉफिट्स, फिनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट। नेक्स्ट वन 91। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये आर्ट है, ये प्रैक्टिस है ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट यूनिट मीन्स पर यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ केजीज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लीटर, मीन्स पर यूनिट कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो कॉलेज में कैसे एक्सप्रेस होगा? तो कॉलेज में हमारे लिए जो क्या होंगे, स्टूडेंट्स जो होंगे वो कॉस्ट यूनिट होगा, दे आर द कॉस्ट यूनिट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट, वो आ जाएगा कॉस्ट यूनिट। 93। डैश कॉस्टिंग सूटेबल फॉर माइंस क्वेरीज। माइंस ही होती हैं खदान, सीमेंट वर्क ईटीसी। तो ऑपरेशन कॉस्टिंग जो होती है बेटा वो सूटेबल रहती है माइंस में, क्वेरीज में, सीमेंट वर्क्स वगैरह में। कौन सी रहती है बेटा? ऑपरेशन कॉस्टिंग। 94th। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग की क्या एक्सटेंशन है? बैच कॉस्टिंग जो होती है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। तो पहले जब हम जॉब कॉस्टिंग आ गए, किसी एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड हमें कोई जॉब मिला, आपने कोई जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने कोई काम बताया, वो क्या बन जाएगा? दैट इज द जॉब कॉस्टिंग। वो जॉब कॉस्टिंग आ गया, मेरे कोई काम करवाना है, मेरे पास कोई बच्चा आता है कि सर मैं एमबीए कर रहा हूँ, एमबीए में ये सिलेबस है अकाउंट्स का, आप मुझे पढ़ा दीजिए। उनको मैंने अलग से पढ़ाना है, तो वो क्या आ गया, मैं बोलूँगा इस जॉब के लिए, इस काम के लिए, क्योंकि सेपरेट है, ग्रुप नहीं है, अलग से आपको इलायदा से अलग से पढ़ाना होगा, तो ये सेपरेट जॉब है। फॉर दिस आई बी टेकिंग दिस मच मनी, दैट इज द जॉब कॉस्टिंग। आप अपना सूट या अपने कोई ड्रेस, जो डिज़ाइनर ड्रेस है, वो सिमिलर नेचर की नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंगली बनेगी, दैट इज जॉब कॉस्टिंग।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, मूविंग टुवर्ड्स द 95th क्वेश्चन। 95th में क्या आ गया? When job is very big and spread over long periods of time, the method of cost adopted is contract costing. तो जब हमारा जो जॉब होगा वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा, इट विल स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप देखेंगे ब्रिज बनते हैं, रोड बनती है, या फिर डैम्स बनेंगे, फ्लाईओवर बनेगा, या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है, तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। और ये 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में नहीं कंप्लीट होगा, इसे कई टाइम लग जाएंगे। जैसे टनल बन रही है, नाशरी टनल बनी है, या और कुछ टनल, तो ये क्या है? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जिसे समय ज़्यादा लगेगा तो वो क्या आ जाता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर आ जाता है। कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग क्या हो जाती है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग। एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से सामान बना, प्रोसेस 2 के लिए क्या बन गया? इनपुट बन गया। प्रोसेस 2 के लिए प्रोसेस 1 का आउटपुट था, प्रोसेस 2 के लिए इनपुट। फिर प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट, ये कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक हमारा प्रोडक्ट फाइनल स्टेज पर ना पहुंच जाए। अगर यहां पर हमारा प्रोडक्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच गया तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट बनकर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहां पर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। 97, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डैश फिगर्स। ये किन फिगर्स पर है? भी मैंने आपसे पिछले एक तो पहले एमसीक्यूज में डिस्कस किया था। इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फिगर्स, एस्टिमेटेड फिगर्स पर होगा। हम अंदाजा लगाते हैं, वो क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड फिगर्स। 98, डैश कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। कौन सी कॉस्टिंग ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में यूज की जाती है? इट इज अ सर्विस कॉस्टिंग, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसमें कई बच्चों के जो हो सकता है कि कोई गलत करवा दे। नेक्स्ट वन इज डैश इन कॉस्टिंग, द कॉस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज असर्टन। इन डैश कॉस्टिंग, कौन से कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज असर्टन? तो किसमें ग्रुप जो होगा वो बैच कॉस्टिंग होगा। बैच कॉस्टिंग भी कहा गया। इन बैच कॉस्टिंग जो कॉस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स इस बैच में हमने इतने प्रोडक्ट बनाए तो इनकी कीमत क्या है, वो क्या जाता है? बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन 100, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल को हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। दिस इज नथिंग एल्स बट टोटल कॉस्ट। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। ये हमारी बेटा क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो होगी, टोटल कॉस्ट में बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? तो टोटल कॉस्ट में जब हम बेटा ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। नेक्स्ट वन 101, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स। प्राइम कॉस्ट क्या इंक्लूड करती है? प्राइम कॉस्ट में बेटा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, आगे पढ़ना ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट में भी, इसमें भी इनडायरेक्ट आ गया, तो इनडायरेक्ट कभी भी जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। वर्डिंग चेंज, वर्डिंग चेंज है, तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल होगा बेटा उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। 103, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट है? डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी बेटा वो कहाँ पर लगेगी? ये फैक्ट्री में लगेगी। कहाँ पर लगती है? ये फैक्ट्री में लगती है। तो इस रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिए जाएंगे। तो 103 का आंसर है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑडिट फीस इज अ पार्ट ऑफ। ऑडिट फीस किसका पार्ट है? वर्क्स कॉस्ट में नहीं आता, वर्क्स ऑन कॉस्ट नहीं होगा, सेलिंग भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव
या एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड्स का पार्ट होगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं उसे हम किस बेसिस पर, ऑफिस के जो होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग के होते हैं वो वर्क कॉस्ट के बेसिस पर होते हैं, और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के जो खर्चे होते हैं वो हमारा जो मटेरियल के बेसिस पर जो हम उसको ले सकते हैं, इस बेसिस पर, मटेरियल के बेसिस पर। 106 मटेरियल के बेसिस पर, लेट मी क्रॉस वेरीफाई दिस वन। फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा आप उसको लेबर के, तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर होना चाहिए। किस बेसिस पर होना चाहिए? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर हम उसको लेते हैं। ठीक है जी। 106 में क्या आ जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो जो भी ऑफिस के या एडमिनिस्ट्रेटिव के जो होंगे उसे हम किस बेसिस पर, किस पर ले सकते हैं, किसके बेसिस पर लेंगे? जितने भी ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं दैट कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। किस पर होगा? वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज्ड ऑन द बेसिस, बाकी के जितने भी हमारे होते हैं वो किस बेसिस पर आते हैं? वो सारे के सारे फैक्ट्री कॉस्ट पर हम लेते हैं। किस पर लेंगे बेटा? फैक्ट्री कॉस्ट पर। 108 एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है बेटा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट भी नहीं, और क्या है हमारे पास यहाँ पर, वेरिएबल भी नहीं, तो डायरेक्ट में आ जाएगा। 109 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैश आउटले नहीं होता है, कैश का आउटले नहीं होता। आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट इन्वॉल्व्स पेमेंट टू, जो हमारे जेब से चला गया, जेब से किसको जाएगा? जो आउट ऑफ पॉकेट है तो किसके पास जेब से जाएगा बाहर? वो किसके वहां होगा? वो आउटसाइडर्स में आ जाएगा। किस में आएगा बेटा? आउटसाइडर्स में। मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव, इसमें आ जाएगा एट अचीविंग इफेक्टिव डैश मैनेजमेंट। तो कौन सी आ जाएगी बेटा? ये वो आ जाती है हमारी मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें नंबरिंग डालना भूल गया मैं, तो ABCD इसमें आप लगा लेंगे तो वो मटेरियल मैनेजमेंट में। तो मटेरियल कंट्रोल इसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट पर काम करती है, वो मटेरियल मैनेजमेंट पर काम करती है। 1112 पिन कार्ड इज ए रिकॉर्ड ऑफ, ये किसका रिकॉर्ड होता है? ये क्वांटिटी का रिकॉर्ड होता है, ये क्वांटिटी का रिकॉर्ड होता है। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में इतना ही भी आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं बाकी के MCQs डिस्कस करूंगा आपसे। आपके कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल आप उसे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए जी। यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।